नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से वरिष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार और लेखिका जिनकी कई सीरियल और लघु फिल्में आई हैं और वो उन्हें अवार्ड भी मिला है और मुंबई के साहित्य जगत में बहुत ही जाना पहचाना नाम, जिन्हें हर कवि सम्मेलन में और कई साहित्यिक आयोजन में देखा जाता है, उन्हें सुना जाता है और सराहा जाता है। उनका नाम है अलका अग्रवाल। आज हम उन्हीं के घर पर हैं। नमस्कार। नमस्कार। अलका जी, कल एक कविता को लेकर आपने भी कहा कि ये मेरी कविता है और कई वर्षों पहले नवभारत टाइम्स में वो छपी थी, आपने ये सबूत भी दिए हैं। और एक कवि वो अपने दावे कर रहा है, जो उस कविता पे कर रहा है जो प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं पर आधारित कविता पढ़ी थी और बहुत सराही गई, महिलाओं को ऊर्जा देती और एक बड़ा संदेश और प्रेरणा देने वाली कविता। तो जब ये कल से पूरे देश भर में चर्चा है कि आपकी कविता है, वो कह रहा है मेरी कविता है, क्या है ये कविता और क्या कहानी? केशव जी, देखिए मैं एक बात बता देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर लेखन अंदर से निकलता है और जैसे मैं कविता, कहानी और व्यंग्य तीनों लिखती हूँ। मैं इस बात पर आऊँगी, मैं क्यों बता रही हूँ। कविता मैं कब लिखती हूँ? जब मैं बहुत दुखी होती हूँ या मैं बहुत आक्रोश में होती हूँ, तब मेरे अंदर से कविता निकलती है। ये कविता जब निर्भया का कांड हुआ था तो बहुत दुख लगा था। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी थी, अलग अलग तरह की कविताएं लिखी थी। उसमें एक कविता मैंने ये लिखी थी कि अगर वो लड़कियां खुद, बच्चियां अपने आप को समर्थ बना लें तो शायद बहुत से इस तरह के जो उनके साथ में अत्याचार होते हैं, उनके रेप्स होते हैं, वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं। और मैंने एक बीड़ा उठाया था, वो अभी भी करती हूँ मैं मार्शल आर्ट कराती हूँ और मार्शल आर्ट के साथ ही साथ मैं इस कविता को पढ़ती थी जो उस समय मेरे भीतर से निकली थी। हाँ, अब आपने ये बोला तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि शब्दशः वह कविता वैसी की वैसी की। देखिए, अगर कोई कार लेगा किसी की, उठाएगा तो नंबर प्लेट तो बदलेगा ही नहीं, है ना। नंबर मेन जो थॉट है, मेन थॉट है, उसकी दो जो की पंक्तियां हैं वो वही की वही हैं, बस उसमें से थोड़ा फेरबदल है। बेशक आप बोलेंगे तो, और मैं ये नहीं कहती हूँ, मुझे ये बात आज से कल से नहीं मालूम है, मुझे बहुत पहले से ये बात मालूम है कि मेरी कविता, क्योंकि अभी जैसे सुमिता प्रवीण है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने भी फेसबुक पे, क्योंकि मैं तमाम जगह सुनाती रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये कभी इस तरह, क्योंकि मैं कभी ऐसा काम नहीं करती कि किसी की चीज़ को चुराऊँ। तो ठीक है, मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन की मेंबर हूँ, लेकिन मैंने वहाँ कभी रजिस्टर नहीं करवाती अपनी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को नहीं भी करवाती हूँ, कई चीज़ों को मैंने करवाया है। अच्छा, ये कविता जब मैंने लिखी थी निर्भया कांड होने के बाद, मैंने ये, क्योंकि ये इमीडिएट रिएक्शन था, दुख से ये उपजी थी कविता और मैं इसे पढ़ती थी। मैंने यूनिवर्सिटी मुंबई में भी इस तरह का जो प्रोजेक्ट किया, वहाँ पर मैं इस कविता को पढ़ती थी। फिर हम वो मार्शल आर्ट कराते थे, हम बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं हमारी सोसाइटी में। इस तरह से बहुत जगह मैंने इसको किया, इसकी न्यूज़ भी तमाम जगह छपी थी और मैं इसे पढ़ती रहती थी। हाँ, उस वक्त तक मैं बहुत एक्टिव फेसबुक पर नहीं थी, नहीं तो फेसबुक पर उसी समय अगर मैंने डाली होती तो चीज़ें बिल्कुल उसी समय आ जाती। तो ये कविता मैं जगह जगह पढ़ती रही और उसके बाद में पुस्तक में भी आई 20 में, लेकिन मतलब मैंने कभी इसे छपाने, क्योंकि मैं कभी सोचती ही नहीं, पढ़ती रही। तो ये इसके जो पंक्तियाँ हैं दो मुख्य रूप से, कि द्रौपदी नहीं आएंगे कोई कृष्ण, तुम्हें उठाना होगा शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, क्योंकि नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण। तो ये मेरी कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं, क्योंकि वो एक हम वहाँ से शुरू हुआ। प्रियंका गांधी ने भी यही पढ़ी है? नहीं, प्रियंका गांधी ये पढ़ी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने उसमें और भी जो दो मेरी कविता में दुशासन, दुर्योधन शब्द हैं, लेकिन वो अलग तरह से हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि हालांकि मैंने आज तक नहीं किया, ना कभी करूँगी, कि सपोज अगर मुझे किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वहाँ से मैं उठाऊँ तो उसको मैं अपनी तरह से बनाऊँगी, तो उसकी यहाँ की वहाँ, मतलब कहीं का रीत कहाँ का रोड़ा जोड़ जाड़ के बनाएंगे। तो जो कुछ भी हुआ मैं नहीं जानती, क्योंकि वो तो काफ़ी यंग लगते हैं जो कुछ भी है, मैंने इन दिनों में ही देखा। और ये दरअसल हाथरस का जो कांड हुआ था उस समय भी ये कविता दिग्विजय सिंह जी ने पढ़ी थी और एक कोई एक्टर हैं जिन्होंने इस कविता को पढ़ा। और मेरा बेटा वो भी देखता है कि मम्मा ये कविता पढ़ती, तो उसने भी मुझे बोला मम्मा ये कविता आपकी है। मुझे कई लोग कहते थे कि अलका तुम ये कविता पढ़ती हो तो क्या तुम किसी और की कविता पढ़ती हो? मैंने कहा नहीं, ये मेरी कविता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कविता पूरी की पूरी वो है, लेकिन उसकी जो सबसे अहम लाइन है जिसे कोट किया जाता है वो मेरी है। और अब मैं कैसे लिया उसने, कैसे नहीं लिया, और मेरे पास में जो प्रूफ है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं बेसलेस तौर पर ये बात नहीं कह रही हूँ।
चलो भाव एक से हो सकते हैं ना, कई लोग कहते हैं भाव एक से आ सकते हैं, पर ऐसे कैसे वो दो पंक्तियाँ ऐसी कैसी आ सकती हैं, क्या बताइए मुझे जी। और क्योंकि मैं तो बहुत पहले से लिख रही हूँ, दो लाइन ही तो चर्चा है, उसी लाइन वही की तो चर्चा लाइन में है, वही तो ज्यादा लोकप्रिय हुई है। हंगामा है क्यों बरबा, तो बस अब इसीलिए है कि वो तो दो लाइन आप वो प्रियंका गांधी पर कार्रवाई करने वाले हैं, आप कुछ कार्रवाई करेंगे उसको? नहीं, मैं देखिए मैं और आपने बात की तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे ये पता था कि मेरी कविता चोरी हुई है और हाथरस के टाइम पे कविता पढ़ी जा रही थी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको कि मैंने उस वक्त नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि चलिए अगर मेरी ही एक मैं ये मानती हूँ कि लेखक का दायित्व होता है कि समाज में चेतना फैलाए, ठीक है। अगर वो चेतना मान लीजिए मेरी रचना से किसी तरह से भी फैल रही है तो अच्छी बात है, उस वक्त मैं चुप रही। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा वो चोर हैं प्रियंका गांधी और इस तरह की जो चीज़ें हैं कि चोरी करते हैं ये लोग हैं, और कविता मतलब कविता जो होती है वो देश को क्या चलाएंगे, तो आप साहित्यकार से हम क्या उम्मीद करें जो दूसरों की रचनाओं को चुराते हैं। हाँ, आई एम नॉट दैट टेक्नो सेवी, मैं मतलब जैसे देखिए ये जो बिकॉज ही इज़ क्वाइट यंग और वो काफ़ी टेक्नो सेवी हैं, हो सकता है वो बहुत सी चीज़ों को यहाँ से वहाँ से कुछ करके करें, लेकिन मैं सच्चाई के बूते पर और दिल की आवाज़ की बात कह रही हूँ। और आज आप अगर मान लीजिए विश्व हिंदी अकेडमी से बोल रहे हैं तो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर ही बोल देती हूँ। लोग बोलेंगे अरे ये कविता तो इतनी ऐसी नहीं है, पर जो मुख्य पंक्तियाँ और अगर आप बोलेंगे तो जरूर वो कविता मैं सुनाऊंगी भी। सुनाइए ना। तो मैं ये दरअसल 20 में पब्लिश भी हुई थी। और जैसे क्या होता है देखिए, केशव जी जब कोई भी कविता चाहे उन्होंने भी लिखी, मेरे जब थोड़ी बहुत हालांकि उसमें फेरबदल हो जाते हैं। जी जी जी। तो ये कविता द्रौपदी तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र, सुना है कृष्ण तुम न्याय दिलाते हो, द्रौपदी की लाज बचाने समय पर चले आते हो। बचपन से यही पढ़ा यही सुना, किंतु अब एक प्रश्न चिंतित करता मुझको, आज न जाने कितनी द्रौपदियाँ पुकार रही तुमको, क्यों नहीं पहुँचती तुम तक उनकी करुण पुकार। 16 दिसंबर की ठिठुरती रात में एक मासूम पांचाली निर्भया या दामिनी हो कोई भी नाम क्या फर्क पड़ता है। दुशासनों ने किया उसका चीर हरण फिर शील हरण, तन ही नहीं आत्मा तक हुई छलनी उसकी, अपनी वस्त्रहीन काया को हाथों से छिपाने की कोशिश उसकी हो रही थी नाकाम। पुकार रही थी ना तुम्हें वो बार बार, पुकार रही थी ना तुम्हें वो बार बार। दोस्त भी तो नहीं रहा था उसका मौत, क्योंकि पांडव तो प्रतिकार भी नहीं कर सके थे। दोस्त भी तो नहीं रहा था पांडव की तरह मौन, किया था उसने तो प्रतिकार, पर उस दिन जीत गया दुशासन, क्योंकि तुम तक नहीं पहुंची द्रौपदी की करुण पुकार। क्या तुम राजगद्दी के मुंह में फंस गए, खेल रहे थे रास लीला गोपियों के संग, या रुक्मणी के गेसुओं में खो गए। क्या चढ़ गया तुम पर वर्तमान राजनीति का रंग, या फिर किसी विदेश यात्रा पर चले गए। सुनो कृष्ण सुनो, माँ का दिल बेटी को पैदा कर डर रहा, चारों ओर घूम रहे दुशासन दुर्योधन, कोई पिता ही कहीं बेटी को गर्भवती कर रहा, तो कहीं भाई ही बहन का शील हर रहा। हुआ क्या न्याय को तुम्हारे कृष्ण, हुआ क्या न्याय को तुम्हारे, क्यों नहीं तुम्हारा सुदर्शन चक्र चल रहा। सुनो कृष्ण सुनो, नहीं सुनते, क्यों नहीं देते उत्तर, कहाँ तुम चले गए, कौरवों के संग तो नहीं मिल गए। आज की राजनीति में सब कुछ जायज माना जाता है, कभी किसी को तो कभी किसी को यूज कर लिया जाता है। तुम नहीं सुन रहे ना कृष्ण, चलो ना सुनो कृष्ण, सुनो द्रौपदी तुम सुनो, इतिहास को बदल डालो, कृष्ण को अब मत पुकारो। सुनो द्रौपदी सुनो, तुम्हें ही अब बनना होगा सशक्त, तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र। सुनो द्रौपदी तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र, क्योंकि नहीं आएगा अब कोई कृष्ण, नहीं आएगा अब कोई कृष्ण, द्रौपदी तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र। क्या बात। तो अब मैं
कोई कह सकता है ना कि ये कविता तो बहुत कुछ अलग है, लेकिन इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं जो उन्होंने अपना मुखड़ा बनाया है, कविता की जान तो वही है, क्योंकि आइडिया वहाँ से मिलता है, डेवलप हो जाता है। तो अब मतलब मैं चुप रहती हूँ क्योंकि मेरे साथ उतरन सीरियल का भी हुआ, मेरी बहुत सी चीज़ें चुराई, लेकिन कब तक चुप रहूँ? मौन सहना, मौन रहना भी अपने आप में एक अपराध है, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है। अगर आप सब लोग साथ देंगे तो जरूर जीतूंगी भी। मैं उसके प्रति कोई बदला नहीं लेना चाहती, या मैं उसे कोई कानूनी दांव-पेच में नहीं फंसाना चाहती, जो कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो साहित्य की जो चोरी हो रही है, बिकॉज ये भी चोरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी, बिल्कुल है ना, तो हम क्यों इसकी चोरी होने दें? लेकिन जैसा भी आपने भी कहा कि लेखक जब लिखता है तो उसका उद्देश्य होता है समाज और देश में अच्छा संदेश देना, प्रेरणा देना, लेकिन वो उसकी विचारधारा बहुत अलग लगती है, वो कहीं ना कहीं दूसरी उससे प्रेरित है, इसलिए वो इतनी अनाप शनाप बातें बोल रहा है जो शायद आपको भी पसंद नहीं आ रही। आप भी यही चाहती हैं कि अगर कुछ अच्छा लिखा है और महिलाओं में, लड़कियों में कुछ जागृति आ रही है तो क्या नुकसान? नहीं, मैं तो देखिए केशव जी ने बताया मैंने कि मैं बाकायदा मार्शल आर्ट के प्रोग्राम करती हूँ और वहाँ ये कविता पढ़ती हूँ, और आज से नहीं है, जब से निर्भया कांड हुआ तब से कर रही हूँ मैं। मेरी सोसाइटी में हमारी बच्चियाँ मार्शल आर्ट अभी भी सीख रही हैं, तो मैंने तो जो कुछ किया है दिल से किया है, मैंने कभी किसी की नकल नहीं की है। अच्छा, आप कई महिलाओं की संस्थाओं की अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, बहुत जुड़ी हुई हैं, और मुंबई में भी हमने देखा बहुत सक्रिय रहती हैं। जिस तरह से राइटर एसोसिएशन है, वहाँ पर लेखक की अपनी कहानी रजिस्टर्ड हो जाती है, बाद में कोई चुराता नहीं है, चुराता है तो उसको मुआवजा मिलता है वगैरह वगैरह। क्या कविता के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल होता है, कविता के लिए भी। आप वो कहाँ होता है? वो भी SWA जो फिल्म राइटर एसोसिएशन है, आपने उससे वो नहीं करें? दरअसल मैं बहुत ही ना बिखरी हूँ, मैं ये चीज़ अपने बारे में मुझे मालूम है, ये मेरी बुराई है, मुझे पता है कि बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि मतलब मेरे घर में सब मुझे कहते हैं कि जो भी लिखते हो उसे पहले रजिस्टर करो, कम से कम कहीं पर प्रिंट ही करवा लो तो कॉपीराइट हो जाता है, और वो भी नहीं तो आप अपनी ही रचना अगर अपने आप को मेल कर दें या एक रजिस्टर्ड डाक से भेज कर छोड़ दें, उसे खोले ना, तो भी वो आपका प्रूफ होता है। लेकिन दरअसल मैं क्या लिखती हूँ, मतलब जब मुझे बहुत उबाल आता है तो मैं लिख लेती हूँ, और मतलब चीज़ों को मुझे लगता है अगर कहीं पर है और कुछ हो रहा है तो सुना भी देती हूँ, तो इस तरह से चीज़ें किया। लेकिन मतलब ये मेरी ये कविता छपी हुई है 2013 दिसंबर में छपी हुई कविता है, और मेरे पास में वो सारे जो प्रूफ जो थे वो सारे कुछ हैं, पर मैं भी इसलिए चुप बैठी हूँ कि देखूँ कि वो कहाँ तक क्या क्या कहते हैं। नहीं, आपने आवाज़ भी इसलिए उठाई कि और कवियत्रियों के साथ, लेखिका के साथ इस तरह की घटना आगे ना हो। बिल्कुल, मतलब ये क्योंकि आपको जिस तरह से लड़कियां लेखिकाएं कह रही हैं कि दीदी आप आवाज़ उठाइए, नहीं बोल रहे हैं सब लोग, क्योंकि बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है ना कि रचनाएं चोरी हुई। इसी बात में आपने आवाज़ उठाने की बात की, तो मेरा बेटा एक बार लोकल ट्रेन में बॉम्बे में जा रहा था, और ये कुछ गुजराती जो व्यापारी होते हैं वो मलाड से चढ़ते हैं, चर्चगेट उतरते हैं, तो क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से हटो। बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे अंधेरी उतरना है, मैं नहीं उतर पाऊंगा अगर अंदर चला जाऊंगा। तो लिटरली उन्होंने गुंडागिर्दी शुरू की और उसको नीचे धक्का देना चालू किया मेरे बेटे को। ये फर्स्ट क्लास लोकल ट्रेन की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उसने कहा कि देखिए मैं नहीं उतर सकता, तो फिर दूसरों ने बोला बच्चा गिर जाएगा, तो बोले गिरने दो, बहुत से बच्चे गिरते रहते हैं रोज़। वो बच्चा डिस्टर्ब होकर यहाँ आया वापस, और जब उसने बोला तो मतलब ये बात, उस समय मैं एक न्यूज़पेपर में मेरा व्यंग्य कॉलम आता, मैं व्यंग्य भी लिखती हूँ, तो मेरा व्यंग्य कॉलम आता था, तो उसी समय एडिटर मुझे कॉल कर रहे थे, अभिलाष अवस्थी जी ही थे उस वक्त वो। तो उन्होंने कहा कि अरे आप बहुत डिस्टर्ब लग रही, मैंने बताया तो उनको तमाम मीडिया के फ़ोन आने लग गए, और लोगों ने डराया, नहीं अरे तुम ऐसा बोल दोगी तो बच्चे। मैंने कहा नहीं, अगर मैं चुप रह गई तो ये और दूसरे के बच्चों को तंग करेंगे। फिर उस आदमी को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाकायदा उसका लिखवाया स्टेटमेंट कि आप आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा तुम नहीं करोगे। तो अगर मैं चुप रह जाती, नहीं अगर मेरे बच्चे के साथ और कुछ कर सकते हैं, तो अगर किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी ना, किसी को तो लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी ना। झांसी की रानी भी अगर ये सोच लेती तो वो लड़ाई 1857 की क्यों होती है। बहुत सी चीज़ें हैं। अलका जी, आप बचपन से लिख रही हैं और कई कहानियाँ, उपन्यास और कई लेख आपके छपते रहते हैं पत्रिकाओं में, और कई साहित्यिक आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ चढ़ के रहती है, लिटरेचर फेस्टिवल का। कुछ और कुछ सुनाइए जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय या पाठकों को बहुत अच्छी प्रतिसाद मिला, आपको वाही मिली, सब कुछ।
देखिए मतलब मैं व्यंग भी लिखती हूँ। अगर मैं जैसे कि व्यंग जो मेरी लिखती हूँ मैं थोड़ा सा पूरा तो नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो पूरा समय उसमें चला जाएगा। तो जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कोई भी रचना पाठक तक तब पहुँचेगी जो पाठ। एक सेकंड, वो बहुत जोर से बात कर रहा है। तो वो रचना आपकी पाठक तक तब पहुँचेगी जब आप उसे दिल से, मतलब उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो भाषा है, उसका जो परिवेश है, जब तक वो नहीं होगा पूरा सामने तो वो कन्वे नहीं हो पाएगी और वो अधूरा चरित्र लगेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो पात्र है वो जिस भाषा को बोलता है वो कोशिश करती हूँ कि उस भाषा को लिख सकूँ और बोल सकूँ जब मैं, क्योंकि अपना रेसाइट भी करती हूँ अपनी रचनाओं को। आपने बोला तो मुझे, वैसे मेरे बहुत से व्यंग्य पसंद है, लेकिन यहाँ एक जैसे मैं आपको व्यंग्य सुनाती हूँ, इच्छा मृत्यु ले लो। बहुत से हॉस्पिटल में कुछ उस समय ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्होंने मुझे बहुत उद्वेलित कर दिया। ये कोरोना काल के दौरान? नहीं, ये पहले की बात है। वो तो कोरोना काल के दौरान भी मैंने लिखा है, क्योंकि वो तो मतलब लिटरली आपको बिल्कुल आपको लग रहा था कि हम असहाय हो गए हैं, सब लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि कविता में क्यों लिखती हूँ, कहानी में जब सिलसिलेवार जिंदगी होती, कहानी लिखती, जब संगतियाँ सामने होती तो अपने आप व्यंग्य बन जाता है। क्योंकि मैं सोच समझ करके किसी स्ट्रैटेजी के तहत नहीं लिखती हूँ, नहीं अच्छा व्यंग्य लिखना है अब उसकी तैयारी करो, वो नहीं करती जी। तो उसमें बहुत से हॉस्पिटल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई। तो भगवान है, मैं बीच बीच में से सुनानी पूरी नहीं, इच्छा मृत्यु ले लो। हम अक्सर कई बार भगवान को धन्यवाद देते हैं कि जब भी कहीं कोई विसंगति देखते हैं तो हम तुलसीदास जी की तरह कह देते हैं, आज प्रभु मोहि दीनी हारा। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस देश में जन्म दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अगले जन्म में भी इसी देश में जन्म देना, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर विसंगतियाँ बिखरी पड़ी रहती हैं और व्यंग्य कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। व्यंग्य के कीटाणु अपने आप ही भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि हम एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ अचानक एक कीटाणु हमारे भीतर घुस गया और हमें उठाकर एक महल में ले गया। उज्जर सा महल था। हम क्या देखते हैं कि एक आंखों पर पट्टी बांधे एक महारानी और महाराज हैं। लग तो महारानी गांधारी और धृतराष्ट्र लग रहे थे। हमें जो उठाकर लाया था, हमने कहा क्यों भैया, यहाँ कोई शूटिंग चल रही है? मगन भाई ड्रेस वाला के कपड़े पहनकर ये शूटिंग कर रहे हैं। उसने कहा चुप रहो, ये शूटिंग नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? अरे सचमुच के महाराज धृतराष्ट्र महारानी गांधारी सचमुच, अरे वाह। अच्छा, अब हमें समझ में आया कि ये जो सीरियल पौराणिक और ये सीरियल बनाते हैं, इनके अंदर भी कोई कीटाणु घुसता होगा और ऐसे उनको उठा के ले जाता होगा, इसीलिए वो इतना ऑथेंटिक तरीके से पूरे के पूरे सीरियल बना देते हैं। हम चुपचाप सुनने लगे। महाराज कहते हैं, गांधारी संजय कटे रह गया भाई, इब्तानी आया क्यों नहीं सर? आता होगा। उतने में दासी ने आकर कहा, महाराज संजय कक्ष में पधारना की अनुमति चावल सर। भेज भाई, उसने बहुत लेट ऑलरेडी हो गया सर। संजय कटे रह गया था भाई तू। महाराज के है ना ताऊ जी महाराज की ना जगह जगह ना ट्रैफिक जाम हो रहा सर, और क्या है कि मेरा सैटेलाइट खराब हो गया सर। अच्छा, तो तुम सैटेलाइट खरीद देगा? हम ना देने वाले, तेरे को इतनी तनख्वाह ना बढ़ा के देने वाले। ना महाराज, सैटेलाइट ना खरीद दूंगा तो क्या खरीद देगा? एक मोबाइल खरीद लूंगा, कुछ चल यंत्र करे ना। हाँ तो हम ना बनाने वाले, तनख्वाह बोला ना तेरे को। तो फिर महाराज आप एक काम करो, टीवी खरीद लो। ना टीवी ना खरीदेंगे। क्यों, क्या होगा टीवी क्यों ना खरीदोगे? शकुनी बोल रहा था कि ना टीवी की खबरें ना बहुत मैनिपुलेटेड हो गए। जिस पार्टी का सूटकेस पहुंच जावे ना, वो चैनल वाले ना उसी का गुणगान करने लग जावे से, बीच की पटर करने लग जावे से। अच्छा, शकुनी मामा से भी ज्यादा मैनिपुलेटेड हो गए कि टीवी की खबरें। अच्छा वो तो ठीक है महाराज, पर एक बात बताओ, आपके आंखें तो है ना, देखोगे कैसे टीवी? कोई बात है ना, अस्पताल चले जाएंगे। ना महाराज, ना अस्पताल ना जाना। क्यों अस्पताल क्यों ना जाए भाई? ना महाराज, अस्पताल वो चक्रव्यूह हो गए। उतने में गांधारी पहले बार बोली, के बोलिया चक्रव्यूह हो गए? बोले हाँ माते चक्रव्यूह हो गए, वहाँ जो जावे ना फंस जावे, निकल ना पावे। अच्छा, अपने अभिमन्यु की तरिया? ना माते ना, अभिमन्यु की माता तो जो सोई ना होती ना,
तो बाहर निकल आता। लेकिन अस्पताल तो ऐसा चक्र हुए वहाँ खुली आंखों से जाके लोग बच जावे। तो बताना और इसके बारे में और बता तू संजय। अच्छा देखो, एक विज्ञापन बताता हूँ मैं एक अस्पताल का। हम है इच्छा मृत्यु अस्पताल, हमारे यहाँ तरह तरह की मृत्यु मिले से। आत्महत्या करना चाहो ना, अरे डरते हो ना कि अरे चूहा मार दवाई खाएंगे तो हम कैसे मर पाएंगे, ट्रेन में जाके पटरी के नीचे वहाँ पे मरेंगे तो भी दर्द होएगा। बहुत तरह से आप बुराड़ी में सामूहिक हत्याकांड हुए तो भी आपको डर लागे से ना, और हो सकता है आप पर उल्टा मरने के बाद भी सरकार है ना कोई केस बिठा देवे। हमारे यहाँ तरह तरह की मृत्यु मिले से, और आप जो ज्यादा पैसा दोगे ना तो आपको जरा भी तकलीफ भी ना होगी। अच्छा ऐसा काम करें? हाँ माते, तो और बता क्या ना माते। वो माया नगरी बोले ना मुंबई, वहाँ पे क्या है, एक बुड्ढे बुड्ढी है, उनका कोई ना है, तो उन्होंने एक ना अर्जी दे दी है कि भाई हम मर जावे, साथ में मर जावे, इच्छा मृत्यु दे दो। अच्छा ऐसा भी हुए तो मतलब ये अस्पताल बहुत अच्छा काम करे लागे से। माता वो तो ठीक है, पर कभी कभी बड़ा गलत काम करे से। बोले कैसे? बोले एक ना 20-22 साल का लड़का था, वो गया MRI मशीन ने ले लिया। MRI मशीन के हुए संजय माते, जैसे मैं आंखों से बाहर देखा हाल बताऊँ ना, MRI मशीन शरीर के अंदर का आंखों देखा हाल बतावे तो क्या होया? कुछ नहीं, उसको ले लिया और मर गया वो बच्चा। अच्छा और क्या होया संजय? क्या ना कि एक लड़के के ना आंखों पे काट लिया चूहे ने, वो भी बेचारा मर गया। एक है ना अस्पताल में वो वार्ड बॉय बोले उसने पता नहीं पानी पीने के शीशे में केमिकल रख दिया, डॉक्टर ही पी के मर गया। ये तो बड़ी डरावनी बात है संजय। हाँ माते, और भी बहुत कुछ करे इनने ना, वो BMC वालों से भी सांठ-गांठ कर लाखी है। अच्छा तो क्या गड्ढे खुदा देवे BMC वाले, लोग गिर जावे, एम्बुलेंस आवे नहीं आवे तो ठेले में डाल के ले जावे लोग और वहाँ पे मर जावे। अचानक संजय दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। माते ने कहा संजय क्यों होया था? माते एक माँ बाप थे, उनका एक ही बेटा था, उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी जो थी वो खर्च कर दी उस बेटे को बचाने के लिए, वेंटिलेटर पे रख लिया उसको इतने दिन। आज वो मरे बच्चे को निकाल के लेके जा रहे हैं। अब सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अचानक माते ने बोला, गांधारी माता ने कहा कि संजय एक काम करेगा क्या माते, तू है ना मने और ताऊ जी ने और है ना अश्वत्थामा ने एक अस्पताल में भर्ती करा दे। क्यों माते? क्या ना माते, क्या ना संजय, अकेले जीते जी उब गया जी, सारे बच्चे तो मर गए, कोई है ना हमारा, क्या करेंगे? अश्वत्थामा भी इधर उधर भटकता रहे सड़े गले शरीर ने लेके। अचानक संजय उनके पैरों पड़ गया। ना माते ना, अस्पताल जाने की बात ना करना ताऊ, मैं आपके साथ ही रहूँगा, तनख्वाह भी नहीं ज़्यादा मांगूंगा, अस्पताल ना जाना। क्या इसकी मंच पर प्रस्तुति हुई? मेरे हाँ मतलब YouTube वगैरह पे है ये। अच्छा। अलका जी, आप बचपन से लिख रही हैं कहानी, कविता, उपन्यास, बाद में भी आज के दौर में जो कविता, कहानी, उपन्यास लिखे जा रहे हैं और कवियत्री जो मंच पर प्रस्तुतियाँ दे रही, क्या बदलाव लगता है? कितना बदलाव हुआ? देखिए समय के अनुरूप सब कुछ बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं हम वही चीज़ें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात बदलाव आपने बदला अपने आप लेखन में? थोड़ा बहुत बदला। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण परसाई जी का दूंगी। जो भाषा है बिल्कुल देती हूँ मैं, क्योंकि जो भाषा है, जब मैं बिल्कुल शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया था तो थोड़ी साहित्यिक लिटरेरी भाषा होती थी। तो जब मैं परसाई जी से, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं परसाई जी से मिली हुई हूँ, बहुत छोटी थी उस वक्त, तो उन्होंने एक बात मुझे हमेशा बताई थी कि मैं जब पहली बार उतरी थी तो एक रिक्शे वाला मुझे उनके घर ले गया था, अरे बेटा बताने की ज़रूरत नहीं है परसाई जी का घर। तो एक आम आदमी भी परसाई जी को जानता है, पढ़ता है, समझता है। तो हमारा लेखन, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको ईश्वर ने ये बरकत दी है कलम में, तो आपको कम से कम ऐसा लिखना चाहिए कि आप समाज में, जैसे परसाई जी भी कहते थे, कि बदलाव की चेतना ला सकूँ। मैं नहीं कहती कि मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ कि मैं समाज बदल डालूँगी, ये तो अहंकार की बात है, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि ऐसा लिखूँ जिससे समाज में थोड़ा बदलाव आए। तो भाषा जो होती है, अब जैसे मैं ये कहूँ कि यंगस्टर्स, मेरे अपने बच्चे, हम बहुत बातें करते रहे, हिंदी मीडियम में पढ़ाएं सब कुछ, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है?
क्या हम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाकर आज की जो लाइफ है उसके साथ चलाने के काबिल बना पाएंगे? या तो आपने भाषा को, क्योंकि मैकले ने ये किया था, देखा कि जब जो भारत देश है कि अगर हमें इसको बर्बाद करना है तो यहाँ की भाषा और संस्कृति को ख़राब कर दो, तो उन्होंने बाकायदा एक स्ट्रेटेजी के तहत अंग्रेज़ी को थोपा और हमको ये लगने लग गया हिंदुस्तान में ही, हमारे भारत देश में हम अगर हिंदी बोलते हैं तो हम अपने आप में मतलब बहुत से लोग हीन भावना महसूस करते हैं। तो लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो अंग्रेज़ी समझते हैं। अगर मैं बहुत क्लिष्ट हिंदी के शब्द रख दूँगी तो नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे जैसे मैं अगर मान लीजिए कि लव स्टोरी भी है और मैं वो जो प्लैटोनिक लव होता था और नहीं एक के पीछे, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ही बदलना चाहिए कि आज की जो यंग जनरेशन, क्योंकि आपका टारगेट मतलब ऑडियंस या आप मतलब आप लिख रहे हैं, ठीक है, मैं सोच के नहीं लिखती कौन पढ़ेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी को यंग बच्चे भी पढ़ें तो मुझे उनकी मानसिकता, उनकी भाषा और वो क्या ग्रहण कर सकते हैं उस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा। अलका अग्रवाल कहानीकार है ना, उपन्यासकार है, व्यंग्यकार है, तो अलका अग्रवाल की एक पहचान किस रूप में होना चाहिए, किस रूप में बनी रहना चाहिए अंत तक? हाँ देखिए, ज्ञान रंजन जी मुझे हमेशा कहते हैं कि तुमने कहानी इतनी अच्छी लिखनी शुरू की थी तो तुम कहानीकार तो तुम हुई, लेकिन दरअसल अभी कुछ ऐसा हो रहा है, जानबूझकर नहीं हो रहा है, कि व्यंग्य ज़्यादा लिखे जा रहे हैं मुझसे। और मतलब मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छे इंसान के तौर पर जानी जाऊँ, और चाहे वो मेरा व्यंग्य पढ़ें, चाहे कहानी पढ़ें, चाहे कविता पढ़ें, उसमें लोगों को लगे कि दिल से लिखा है और कुछ बदलने के लिए लिखा है। तो ये पहचान मेरे पढ़ने वाले ही बनाएं, मैं नहीं, मैं तय करने वाली कौन होती हूँ, है ना। ये तो मेरी कलम है जो मुझसे लिखवा लेती है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि लोग मुझे कैसे जाने, ये वो जानेंगे कि वो मुझे बताएं कि अच्छा आप ये बेहतर लिखती हैं, आप ये और लिखें, हमें अच्छा लगता है आपको पढ़ना। विश्व हिंदी अकादमी व अभी एंटरटेनमेंट 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिटरेचर कर रहा है, उसमें आप आमंत्रित हैं और आप जुड़े रहिए, क्योंकि आप हर बड़े बड़े आयोजन से जुड़ती हैं, वो आयोजन सफल हो जाता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं एक चलते चलते गज़ल का शेर पढ़ देती हूँ, क्योंकि विश्व हिंदी अकादमी से हम चाहेंगे कि हमारा जो देश है एक एकता की मिसाल है। तो मतलब देखिए, जो राजनीति होती है, जब धर्म और राजनीति आपस में मिल जाते हैं तो जैसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ाओ थोड़ा जहर भर जाता है। तो अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, हिंदू मुस्लिम दूर रहें तो अच्छा हो, हिंदू मुस्लिम दूर रहें तो अच्छा हो, तो क्यों बांटना है हमें हिंदू और मुसलमान में, इंसान को इंसान रहने दो ना। और साहित्यकार की कलम एक वो कड़ी है जो सबको जोड़ती है, तोड़ना नहीं है, हमें सबको जोड़ना है। और आपने बोला तो मैं इवन जो पुष्य मित्र हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है कि मेरी 2 पंक्तियाँ ली हैं तो वो मुझे बोले कि मुझे अच्छी लगी, मैंने ली, तो कोई बात नहीं है ना। आपने, मैं तो कह रही थी कि चलिए वो यंग है, सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो अच्छी बात है, लेकिन चोरी ना करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।